मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों इस वीडियो को मैं बहुत पहले ही बनाना चाहता था, लेकिन अचानक से इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध शुरू हो गया। इसी वजह से मैं इस विषय पर अपना वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ। लेकिन आज भी इस विषय पर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। जो एयर इंडिया का ये विमान है AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, ये जो विमान है, इस विमान के क्रैश होने में एक साथ इतने सारे संयोग हो गए हैं। यानी एक साथ इतने सारे संयोग कैसे हो सकते हैं, ये सब बातें लोगों के मन में बहुत खटक रही हैं। 2 दिन बीत चुके हैं और अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके की जवाब लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो कि लोगों को खटक रही है वो क्या है, जो हमको भी खटक रही है। पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ तो आतंकवादियों ने महिलाओं से कहा कि मोदी को बता देना, और यहाँ पर जो प्लेन क्रैश हुआ वो मोदी के गृह राज्य गुजरात में हुआ, अहमदाबाद में हुआ। और आप देखिए संयोग कि वहाँ पे विजय रूपानी भी मौजूद थे, जो कि एक समय मोदी के बहुत करीबी लोगों में से एक थे और गुजरात के ही बड़े नेता थे। ऐसे मौके पर कि जब ये इतना बड़ा विमान हादसा हुआ, उसके सिर्फ 1 हफ्ते पहले अमेरिका से एक ट्वीट का आना, जिसमें कि भारत के अंदर एक बड़ी आतंकवादी घटना का जिक्र करना कि भारत में बड़ी आतंकवादी घटना होने वाली है, उस ट्वीट को भी आपको हम दिखाएंगे वो कौन सा ट्वीट है। इतने सारे संयोग एक साथ नहीं हो सकते। और इसके बाद फिर जिस तरह से वहां पे एक खास जमात के लोगों ने उस पर खुशियां मनाई इस प्लेन क्रैश पर, वो घटना अपने आप में एक बहुत ही कुछ इशारा करती है। और अगर हम इस पूरे प्लेन क्रैश के घटना को देखें तो ये अपने आप में ऐसा प्लेन क्रैश शायद दुनिया में मैं कहूँगा कि पहली बार हुआ है। मतलब पहली ऐसी घटना है। और क्यों है ये मैं आपको यहाँ पे आगे बताऊँगा। लेकिन उससे पहले फिर से हमारा आपसे एक निवेदन है, और वो ये है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब जो बटन है उसके पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ज़रूर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं अपना विश्लेषण। आज हम आपको सभी चीज़ें बताएंगे और वो सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फोटो के साथ समझा करके दिखाएंगे। मित्रों बोइंग अमेरिका की कंपनी है, और अमेरिका के आपस में चाहे कितने ही झगड़े क्यों ना हो, चाहे एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, आपस में इनके कितने झगड़े क्यों ना हो, लेकिन जब बात अमेरिका पर आती है तो सारे के सारे एक हो जाते हैं। अमेरिका के अंदर से उनके कुछ जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरह की एक थ्योरी अब फ्लोट करने की कोशिश कर रहे हैं इस विमान हादसे को लेकर के, कि दरअसल इसमें सारी जो गलती थी वो तो उनके को पायलट की गलती थी। एक एविएशन एक्सपर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जब 40 सेकंड के अंदर ये पूरा विमान हादसा हुआ, यानी टेक ऑफ करने के 40 सेकंड के अंदर ये पूरा विमान हादसा हो गया। और अमेरिका के एक एविएशन एक्सपर्ट का ये कहना है कि दरअसल ऐन मौके पर जब थ्रस्ट मिलनी शुरू हो गई थी प्लेन को, तो उस वक्त जो पायलट और को पायलट वहां मौजूद थे कॉकपिट में, तो उस वक्त पायलट ने को पायलट से ये कहा कि वो जो गियर अप का बटन का जो हैंडल है उसको ऊपर करें, लेकिन जो गियर अप का हैंडल है उसकी जगह पर जो फ्लैप अप का एक गलत जो बटन है या जो गलत हैंडल है उसको वहां पर जो है प्रेस किया गया। इस तरह का दावा किया गया है एक एविएशन एक्सपर्ट की तरफ से। अब ये फ्लैप अप जो है ये क्या होता है, जब हम फ्लैप अप को एक्टिव करते हैं किसी भी प्लेन के अंदर, तो उस वक्त जो थ्रस्ट बनती है जिससे कि प्लेन उड़ता है,
बैक साइड में, वो थर्स्ट जो है उसको मिलना बंद हो जाती है और वो लैंड करना शुरू कर देता है या वो नीचे आना शुरू कर देता है। अब उन एविएशन एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये सब 40 सेकंड के अंदर हो गया, और अगर ये को पायलट से इतनी बड़ी मानवीय भूल हो गई तो उस मानवीय भूल को सुधारने का समय पायलट के पास, जो मेन पायलट थे सुमित सभरवाल, उनके पास सिर्फ 20 सेकंड का था, और वो उस 20 सेकंड में वो काउंटर रिएक्शन, जो एक गड़बड़ हो गई, उस काउंटर रिएक्शन वो नहीं कर सके, यानी उसको वो ठीक नहीं कर सके। एक तो ये थ्योरी जो है वो अब एविएशन एक्सपर्ट्स की तरफ से दी जा रही है अमेरिका के, और वो इसको इसलिए फ्लोट कर रहे हैं ताकि बोइंग की नाक बच जाए, यानी बोइंग की जो कंपनी है उसको बचाया जाए कि पहले से बहुत घाटे में चल रही है, ऐसा ना हो कि इस विमान हादसे के बाद उसको और घाटा हो। तो इसीलिए ये इस तरह की थ्योरी कही जा रही है साहब कि नहीं, कि गलती तो पायलट की ही थी। लेकिन यहां पर मेरा आपसे एक सवाल है, मैं देखिए, हम एक पत्रकार हैं, या हम कहें तो हम हर चीज़ का विश्लेषण करते हैं, हम कोई एविएशन एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं, हम ये नहीं कह रहे हमको बहुत एक्सपर्टीज़ है, नहीं, हमें नहीं है। लेकिन एक जर्नलिस्ट को, एक पत्रकार को हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ जानकारी, और खासकर उसके अंदर डीप रिसर्च एक होनी चाहिए कि वो किसी चीज़ की डीप रिसर्च कर सके। अब जैसे अगर आप सोचो खुद से कि आप अगर उस पायलट की जगह पर होते, या आप उस को पायलट की जगह पर होते, जहां पर आपके ऊपर सिर्फ 240-242 लोगों की जान को सुरक्षित रखने का जिम्मा नहीं है, बल्कि आपकी अपनी जान को भी सुरक्षित रखने का जिम्मा आपके ऊपर है। ऐसी स्थिति में क्या कोई पायलट, क्या कोई को पायलट क्या इस तरह की गलती कर सकता है क्या? ये एक बहुत सोचने की बात है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये जो पूरा प्लेन था, हर बार ऐसा होता है, एक पूरे कुछ एक स्टेप्स होते हैं जो हमेशा फॉलो किए जाते हैं किसी भी प्लेन के उड़ान भरने से पहले, और जब इसकी पूरी जांच की गई होगी मेंटेनेंस टीम के द्वारा, जब इस AI-171 की पूरी जांच की होगी, जब ये उतरा अहमदाबाद में, तो अगली उड़ान से पहले इसकी पूरी चेकिंग हुई होगी, और उसके बाद पायलट को उस भरोसे में लिया गया होगा कि हमने सारी जांच कर दी है, हमने सारे पॉइंट्स जो है वो देख लिए कि कहीं पर कोई जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको सबको फॉलो कर लिया गया। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी पायलट जो अपनी हर उड़ान में अपनी जान को दांव पर लगाता है, क्योंकि हर उड़ान में एक रिस्क तो रहती है, तो क्या कोई पायलट इस तरह की लापरवाही करेगा कि वो एक गलती कर दे, या कोई चूक कर दे, या जांच पड़ताल ठीक से ना करे, या मानदंडों को ठीक से ना देखे? इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। तो सवाल ये उठता है, फिर आखिर क्या हुआ? बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह की थ्योरी दे रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। एक बड़ा ही एक फेमस टर्म है एविएशन की पूरी एक स्टडी में, और मैं आपको यहां पे वीडियो दिखा रहा हूं, उसको बोलते हैं बर्ड स्ट्राइक। अगर आप यहां पर देखें तो आप देख सकते हैं कि एक प्लेन है, और इस प्लेन के, अब देखिए प्लेन का इंजन कहां होता है? यहां पे प्लेन का इंजन होता है। आप देखिए यहां पे, इस जगह पे, यहां पर प्लेन का इंजन होता है, इसके जैसे इसके ट्विन इंजन है। तो अब यहां पर अगर मान लो कि इसके इंजन पर बहुत सारी चिड़ियों का झुंड आकर के स्ट्राइक कर दे, उसे बोलते हैं बर्ड स्ट्राइक, बर्ड अटैक। अगर यहां पर एक इंजन पे या दो इंजन पर मान लो बहुत सारी चिड़ियां या बर्ड्स आकर फंस जाएं इंजन के अंदर, तो इंजन खराब हो सकता है। लेकिन इस बोइंग विमान के अंदर, जो ये बोइंग था 787 ड्रीमलाइनर, इसके अंदर दो इंजन थे, ट्विन इंजन थे, और दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। सबसे बड़ी जो साजिश की बू आ रही है वो इसी से आ रही है कि आखिर एक इंजन अगर फेल होता तो दूसरे इंजन से काम हो जाता, लेकिन दोनों इंजन सेम टाइम पर फेल हो गए। ये क्या संयोग है या फिर कोई ये प्रयोग है? दोनों इंजन फेल हो जाना। और सबसे बड़ी बात है कि बर्ड हिट वाली कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि अगर बर्ड हिट वाली कोई घटना होती तो कम से कम कहीं ना कहीं वो चीज़ कहीं कैमरे में कहीं पर वो रिकॉर्ड हुई होती। और दूसरी बात ये कि जब बर्ड हिट होता है तो जो इंजन होता है उसके पीछे से भी कुछ ब्लैक स्मोक
धुआं निकलता है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आता है। तो अगर देखा जाए तो इस पूरी घटना में जो बर्ड स्ट्राइक है, ये वाली थ्योरी तो पूरी तरह से फेल होती नज़र आती है, कोई बर्ड की स्ट्राइक नहीं हुई। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप इसके जो एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, और वो वीडियो भी जो रिकॉर्ड हुआ, बहुत से लोगों ने उस वीडियो को लेकर सवाल खड़े किए कि वीडियो कौन रिकॉर्ड करता है, लेकिन बहुत से लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं इस तरह से, बहुत सामान्य बात है, कई बार लोग रिकॉर्ड करते हैं, लोगों को एक उत्साह होता है प्लेन को देख करके। अगर आप इस वीडियो को देखें तो जब ये वीडियो आया था क्रैश होने से पहले, तो यहाँ पर आप देखिए, इस जगह पर आप देख रहे हैं इसका जो लैंडिंग गियर है, यानी किसी भी प्लेन का जो लैंडिंग गियर होता है, जो कि ये अभी भी आप देखिए तो यहाँ पे ये लैंडिंग गियर जो है वो अभी ऊपर नहीं गया, यानी कि प्लेन के अंदर नहीं गया, बल्कि अभी भी प्लेन के बाहर ही है। अब ऐसे में यहाँ पर देखिए सवाल ये उठता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए, आप इसे कहते हैं लैंडिंग गियर, ये यहाँ पे ये, तो ये जो लैंडिंग गियर्स हैं, ये आखिर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई लैंडिंग गियर्स जो है ये आखिर अंदर क्यों नहीं हुए, जो अंदर हो जाने चाहिए थे। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब इस पर कुछ लोगों का ये कहना है कि 20 सेकंड के बाद ही जब ये प्लेन उड़ा और जैसे ही ये प्लेन नीचे आने लगा, तो जो मेन पायलट थे सुमित सभरवाल, वो इस बात को समझ चुके थे कि अब ये प्लेन नीचे जाएगा और इसका बचना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने जानबूझ करके जो पहिए थे या जो लैंडिंग गियर थे, उनको उन्होंने ऊपर नहीं लिया, और इसलिए जानबूझकर ऊपर नहीं लिया ताकि अगर वो जब जिस भी बिल्डिंग पर गिरे तो उसको एक स्पंज मिल जाए, एक स्प्रिंग मिल जाए, एक शॉक मिल जाए, और इसके बाद उस बिल्डिंग के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका कम से कम नुकसान हो। यानी कि अगर ये पहिए अंदर होते तो जो नुकसान हुआ वो हॉस्टल में और तगड़ा नुकसान होता। जहाँ 25-27 छात्र मरे, हो सकता है वहाँ 50 के ऊपर संख्या चली जाती, अगर ये लैंडिंग गियर जो थे ये अगर ऑन ना होते, एक्टिव ना होते तो। क्योंकि लैंडिंग गियर के एक्टिव होने से एक उछाल मिल गया, और उछाल मिलने की वजह से जो नुकसान था हॉस्टल में वो कम हुआ, उतना नुकसान नहीं हो पाया, हालांकि फिर भी बहुत नुकसान हुआ। तो एक तो ये भी बात कही जा रही है कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम थी, या हो सकता है कि ये लैंडिंग गियर भी ना हो पाए हों। तो सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि साहब इंजन का, दोनों इंजन एक साथ फेल कर गए, और यही वजह है कि वो जो प्लेन था जिसको कि ऊपर जाना चाहिए था, वो अचानक से 650 फीट ऊंचाई पर जाने के बाद नीचे आने लगा ऐसे करके। तो जब वो नीचे आने लगा, वो प्लेन नीचे आने लगा, तो ये कहा गया कि ऐसी घटना तभी होती है, यानी कि जब ये प्लेन एक तरह से डूब गया, और ये तभी होता है कि जब उसको थर्स्ट मिलना, जो उसको पीछे बैक साइड से थर्स्ट मिलती है जिससे कि वो ऊंचाई पर उठता है, उसको वो थर्स्ट मिलना बंद हो गई, और इसकी वजह से वो डूबने लगा। और उसको थर्स्ट मिलना क्यों बंद हो गई? क्योंकि दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। अब दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं? दोनों इंजन एक साथ तभी फेल हो सकते हैं जब दोनों इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो जाए। दोनों ही इंजन को अगर फ्यूल मिलना बंद हो जाए तो निश्चित तौर पर जो इंजन है वो वर्क करना बंद कर देगा, और इंजन बिल्कुल काम नहीं करेगा, तो प्लेन सिंक कर जाएगा, प्लेन डूब जाएगा, या प्लेन गिर जाएगा, हवा में ही डूब जाएगा। अब आगे इस पर हम और चर्चा करेंगे, और कहीं ना कहीं ये जो बात ऐसा लगता है कि दोनों इंजन फेल हुए, तो क्यों फेल हुए? अब इंजन में आखिर क्या छेड़छाड़ की गई, या जो फ्यूल पाइप है उसमें क्या छेड़छाड़ की गई, ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर विषय है। और यहीं पर एक पूरी एंगल आता है फिर की साजिश का, कि आखिर जो फ्यूल टैंक था जो प्लेन का, जो कि फ्यूल पाइप से ही जुड़ा होगा, तो वो क्या उस फ्यूल पाइप में कुछ छेड़छाड़ की गई? क्या जो फ्यूल वॉल्व होता है, क्या उसमें कोई छेड़छाड़ की गई? आखिरी समय पर आखिर किसने उस फ्यूल वॉल्व को चेक किया था? आखिर कौन लोग थे जिन्होंने कि फ्यूल वॉल्व को ओके कहा था, या फ्यूल टैंक को ओके कहा था कि एकदम ओके है, जिसमें कि 1.25 लाख लीटर जेट फ्यूल था? तो अब आप ये समझिए कि
यहीं पर सारी सारी साजिश का एंगल आता है कि क्या कोई छेड़छाड़, कोई सैबोटाज किया गया प्लेन के साथ में, क्या मेंटेनेंस की टीम से ही कोई गलती हो गई? क्योंकि ये अगर हादसा हुआ है तो या तो ये मानवीय भूल है या फिर तकनीकी, एक तरह से देखें तो एक टेक्निकल मिस्टेक है। तो मानवीय भूल किससे हुई है? तो पायलट से मानवीय भूल हुई होगी, या तो मेंटेनेंस टीम से मानवीय भूल हुई होगी। पायलट से मानवीय भूल हो इसकी संभावना मैं बहुत कम मानता हूं। मेंटेनेंस टीम से मानवीय भूल हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मानवीय भूल थी या ये मानवीय भूल जानबूझकर की गई? अब यहीं पर सारा एंगल जो है वो साजिश का आकर के जुड़ता है और चर्चा इसके आगे हम करेंगे। सवाल बहुत लोग ये भी उठा रहे हैं कि तुर्की की कंपनी सेलेबी है और वो बहुत से हमारे जो बोइंग विमान है 787 ड्रीमलाइनर, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसका, सेलेबी का, तुर्की की कंपनी है जो कि बाकायदा पूरी एक मेंटेनेंस वगैरह को देखती है इस तरह जहाज़ों के। यहाँ पर मैं आपको जो ध्यान दिलाना चाहता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर देखिए, 13 जून को ये पूरा हादसा हुआ था। 13 जून को ये हादसा हुआ और आप देखिए 9 जून 2025 को, यहां पर देखिए 9 जून 2024 को भारतीय समय के अनुसार 4:37 सुबह के वक्त एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट के अब तक लगभग आप समझ लीजिए कि 9,17,000 व्यूज अब तक हो चुके हैं, यानी करीब 10 लाख लोग अब तक इस ट्वीट को देख चुके हैं। अगर आप इस ट्वीट को जरा ध्यान से पढ़ें तो ये ट्वीट किसने किया है? ये ट्वीट किया है सारा एडम्स नाम की एक महिला ने, जो कि यूएस की महिला है, और ये लिख रही हैं, यू गेट द बिगेस्ट अटैक दैट इंडिया विल एवर सी ऑन इट्स सॉइल, इट्स करेंटली बीइंग प्लान्ड इन अफगानिस्तान। यानी सारा एडम्स ये लिख रही हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान की मिट्टी पर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़े हमले को प्लान किया जा रहा है और आप देखेंगे कि दुनिया देखेगी इसको, इस तरह का हमला ये होगा, आप ये कह सकते हैं इसमें। और ये 9 जून को ये पूरा ट्वीट किया गया है और ये यहाँ पे आलोक भट्ट कोई हैं, उनको ये जवाब देते हुए सारा एडम्स ने ये ट्वीट लिखा है। सारा एडम्स ने इस ट्वीट को जब लिखा तो मैंने देखा कि ये कौन है। तो सारा एडम्स कौन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये लिखती हैं कि फ्लोरिडा, यूएसए, अमेरिका के फ्लोरिडा में ये ऑथर भी हैं और इनके अगर आप पूरे इनको फॉलो करेंगे अगर आप, तो आप देखेंगे कि ये ऐसा लगता है कि इनको कुछ डीप इंफॉर्मेशंस हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या यूएस में लोगों को पता था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और जो यहाँ पे हमने एक तरह से देख भी लिया जो हुआ। तो यहाँ पर ये जो ट्वीट आया है सारा एडम्स का, इस ट्वीट को लेकर के भारत की खुफिया एजेंसियों को चाहिए कि वो ज़रूर सीआईए से बात करें कि आखिर ये ट्वीट कैसे हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे अटैक को जो ये कह रही है सारा एडम्स की, इसको अफ़गानिस्तान में इसको प्लान किया गया। और अगर अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल पाकिस्तान क्यों करेगा या हमारे दुश्मन क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे क्योंकि अफ़गानिस्तान और भारत इस वक्त बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह की एक बेचैनी आतंकवादियों के अंदर थी। और वो लगातार आप देखिए तो वो क्या कह रहे थे, वो यही, उनकी सारा निशाना मोदी के ऊपर। पहलगाम अटैक हुआ तो यही कहा कि मोदी हमको जीने नहीं दे रहा, तुम्हारा मोदी हमको जीने नहीं दे रहा, यही कहा था उन लोगों ने। पाकिस्तान के अंदर भी जो सारे के सारे आप देखें आतंकवादी, वो क्या बोलते हैं भाई, हाफिज सईद क्या बोलता है कि मोदी तू हमारा पानी रोकेगा, हम तेरी सांस रोक देंगे, पंजाबी में बोलता है वो हाफिज सईद। ज़्यादातर सभी पाकिस्तानियों के निशाने पर कौन होता है? मोदी होता है। और मोदी के गृह प्रदेश गुजरात को क्या चुना गया इस साजिश के लिए? और इसमें जो बात सारा एडम्स ने कही है, वो क्या बात कही है आप देखिए।
उसने कहा है कि बिगेस्ट अटैक, यानी तुम्हारे कंट्री के ऊपर एक बिगेस्ट अटैक होगा, सबसे बड़ा हमला होगा, जिसकी प्लानिंग कहां चल रही है? अफगानिस्तान में चल रही है। और अगर देखें तो अगर हम इस पूरे आतंकवादी हमले में देखें, आतंकवादी हमला तो मैं कैसे कह सकता हूं, अभी खैर वो प्रूफ नहीं है कोई, लेकिन अगर हम अनुमान लगाएं कि अगर हम इस हादसे को देखें, इस हादसे में कितने लोग मरे हैं? इस हादसे में 242 लोग तो सीधे प्लेन में जो हुआ वो लोग मरे, यात्री थे। 25-30 लोग और भी मरे जो हॉस्टल के थे, तो 275 के करीब लोग इसमें मरे। तो अगर हम इसको देखें तो ये करीब करीब जैसा 26/11 का हमला था, ये करीब करीब वैसा ही हमला भारत के ऊपर हुआ। और हम कह सकते हैं कि बिगेस्ट अटैक है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग तो 26/11 के हमले में नहीं मरे। 26/11 के हमले में मेरे ख्याल 200 से कम लोग मरे थे, इसमें तो लगभग 275 के करीब लोग मर चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी प्लानिंग के साथ क्या कोई अटैक था, ये सवाल हमेशा लोगों के मन में जिंदा रहेगा। अभी सबसे बड़ी बात क्या है, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको। अगर आप देखें तो वैसे मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। देखें, इसी प्लेन में एक कोई यात्री था जो कि भगवत गीता लेकर जा रहा था, और संयोग देखिए कि भगवत गीता में एक भी पन्ना, जहाँ पर कि 500 डिग्री सेल्सियस का तापमान था, जहाँ पे 1.25 लाख लीटर के करीब जो है वहाँ पे जहाँ पर फ्यूल था, वो भी जेट फ्यूल कहते हैं कि जो बहुत ही तेज़ी से बर्न करता है, जहाँ पे इंसानी लाशें एकदम कोयला हो गई, आप वहाँ पर देखिए कि एक भगवत गीता की कॉपी एकदम सुरक्षित निकली। ये भी, इसको भी हम ईश्वर का चमत्कार ही कहेंगे। अब आगे अगर हम देखें तो आगे हम क्या कभी इससे पहले इस तरह की साजिशें नहीं की गई हैं, ये भी बड़ा सवाल है। ये मैं चर्चा कर रहा था, यही वो हैं एविएशन एक्सपर्ट यूएस के, जिनका नाम है कैप्टन स्टीव। इन्होंने ही कहा कि भाई ये तो को पायलट की गलती है। खैर आगे चलते हैं। तो अभी हमारा विश्लेषण जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं अभी जो हमें बतानी पड़ेंगी आपको। और वो ये है कि ऐसा नहीं कि ये कोई पहला ऐसा कोई प्लेन क्रैश है। इससे पहले भी देखें तो संजय गांधी का प्लेन क्रैश हुआ, माधवराव सिंधिया का प्लेन क्रैश हुआ, वाईएसआर राजशेखर रेड्डी का प्लेन क्रैश हुआ, बिपिन रावत का प्लेन क्रैश हुआ, जियाउर रहमान का प्लेन क्रैश हुआ। और इस सभी प्लेन क्रैश को लेकर के हमेशा अलग अलग तरह की बातें कही जाती रहीं। बिपिन रावत का जो प्लेन क्रैश हुआ, इसको लेकर के तो हमारा दिल कभी नहीं मानता कि ये एक सामान्य घटना थी। निश्चित तौर पर ये एक षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन एक मजबूरियां होती हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स होती है। शायद इस मामले में भी कभी कोई देश ये नहीं कहेगा कि ये एक साजिश थी, क्योंकि एक साजिश कहते ही फिर साजिश किसने रची, साजिश कौन रच रहा है, फिर उसके ऊपर कार्रवाई करो, एक्शन करो। तो जो कोई भी देश जो है वो युद्ध में जाने से बचता है। बहुत सी जियोपॉलिटिकल मजबूरियां होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे मामलों को कई बार रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन एक यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि क्या इस तरह के प्लेन को हाईजैक कर सकते, या क्या इस तरह के प्लेन को हैक कर सकते हैं, क्या इस पर साइबर अटैक कर सकते हैं? वो हर चीज़ जो कि नेटवर्क में है उस पर साइबर अटैक हो सकता है। और चूंकि जो प्लेन्स होते हैं बाकायदा नेटवर्क में होते हैं, और वो नेटवर्क से ही उनकी बात होती है कंट्रोल रूम से, तो निश्चित तौर पे वो जब वो नेटवर्क में होते हैं तो उनको हैक भी किया जा सकता है, सिस्टम को हैक किया जा सकता है। और इसकी घटना सामने आई है 2024 में। जापान की एयरलाइंस थी जिस पर साइबर अटैक हुआ था। 2023 में बोइंग का एक साइबर अटैक का सामना बोइंग को करना पड़ा था, और तब जो लोग हैकर्स थे उन्होंने रिश्वत मांगी थी बोइंग से कि भाई इसको हम तभी हैक ख़त्म करेंगे जब आप हमें रिश्वत देंगे। और चूंकि ये हैक हो गया था तो उसकी उड़ान नहीं भरी जा रही थी, तो उसको नुकसान हो रहा था। तो नुकसान से बचने के लिए जो हैकर्स थे वो कहते हैं हमको मनी दीजिए, रैंसम दीजिए।